नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्यकला। दृश्यकला की सेशन में आज हम लोग बात करेंगे अजंता गुफा के चित्रों के बारे में, यानी कि उनके भित्ति चित्र परंपरा के बारे में बात करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग उनकी खोज के बारे में पढ़े हैं और उनके परिचय के बारे में पढ़े हैं कि आखिर अजंता गुफा है क्या, है वो किस जगह पर स्थित है, उनकी खोज किसने की, है ना। किन किन लोगों ने जो है उनके चित्रों के बारे में लेख लिखे हैं, उनके लेख के विवरण जो है कहाँ कहाँ पर भेजा गया, उनके बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं, अध्ययन किए हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अजंता भित्ति चित्र परंपरा के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि अजंता भित्ति चित्र परंपरा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं कि आखिर इनके कैसे कैसे इनमें चित्र बनते थे, टेक्निक क्या थे इनके चित्रों में, क्या क्या यूज किया जाता था इनके चित्रों को बनाने के लिए, उसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो अजंता के चित्र बने हुए थे वो गुफाओं की दीवारों पर बने हुए हैं। तो गुफा के दीवार का मतलब कि पत्थर पत्थर पर, तो पत्थर का मतलब है कि उसका जो सतह होता है वो खुरदरा होता है। इतना तो दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा, इतना इमेजिन करिएगा कि वो पत्थर है तो खुरदरा जरूर है। ठीक है, वो गुफा है, वो भी खोदा हुआ, गढ़ा हुआ। तो ये उस दीवार को यानी कि धरातल को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, प्लास्टर सहित, यानी कि हम कह सकते हैं कि धरातल को, जैसे ये धरातल है, ठीक है, अब इस धरातल को प्लास्टर प्लस खड़िया प्लस चूना प्लस गोबर, गोबर मिश्रित गारा जिसको बोलते हैं, है ना, फिर इसी में जोड़ दो धान की भूसी, ये ठीक है। इन सारे चीज़ों का मिश्रण यानी कि प्लास्टर, खड़िया, चूना, गोबर, धान की भूसी जो भी है, इनके मिश्रण को हम जो है किस में रखते थे, यानी कि ये लोग किस में रखते थे, कई दिनों तक आलिसी के पानी में रखते थे। कई दिनों तक आलिसी के पानी में रखा जाता था। आलिसी के पानी में, जिससे वो जो है अच्छे से पूरा गल जाए, पूरा मिक्स हो जाए। ठीक है, अब क्या होता था कि उसके बाद जैसे कि पूरा घोल बन गया, ये पूरा मिला करके क्या बन गया, ये पूरा का पूरा जब कई दिनों तक रखा गया तो ये पूरा मिला करके क्या बन गया, घोल बन गया। अब इसी घोल को देखो कहाँ यूज करते हैं ये लोग। उसके बाद इस गारे को गुफा की दीवार पर क्या क्या कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था, यानी कि लेप कर दिया जाता था। यानी कि घोल को गुफा की दीवार पर लगा दिया जाता था या फिर लेप कर दिया जाता था। कर दिया जाता था। क्यों क्यों लेप करते थे, क्योंकि उनके जो खुरदरे सतह थे वो प्लेन हो जाए, यानी कि समतल हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या होता है, यानी कि वो लेप लगा दिया जाए, दीवार पर लगा दिया गया। दीवार पर लगाने के बाद प्लास्टर की ये पहली परत जो लगाते थे इस पर दीवार पर, वो जो दीवार पर लगाते थे वो 1.25 इंच से लेकर के 1 इंच तक मोटी परत होती थी। पौने पौन इंच से लेकर के 1 इंच तक, 1 इंच तक मोटी परत। ये जो परत लगा दी यानी कि लेप की बात कर रहा है, ये जो है 1 पौन इंच से लेकर के 1 इंच तक मोटी परत होती थी। ठीक है, और इसी परत पर इसके ऊपर सफ़ेद प्लास्टर का फिर से लेप लगाते थे, यानी कि पतला सा पुताई करते थे। कहने का मतलब कि जो पुताई करते हैं, कभी कभी देखते नहीं कि घर में पुराने घर हो, उसका चूना से पुताई हुआ हो, तो अंडे के छिलके के मोटाई जैसा जो है उसकी चिपटी निकलती है, उसमें से चिपड़ा निकलता है।
तो इसके ऊपर इसी परत पर जो है दोबारा जो है सफ़ेद प्लास्टर का लेप लगाया जाता था। सफ़ेद प्लास्टर का लेप। क्यों? क्योंकि वो हमारा एरिया हाईलाइट रहे, साफ़ सुथरा दिखे, तब उसके बाद उसके ऊपर हम जो है ड्राइंग कर सकें। जैसे कि हम लोग कोरा कागज़ लेते हैं तो उस पर ड्राइंग करते हैं ताकि ड्राइंग हमारी स्पष्ट दिखे, ठीक उसी तरह से जो है उस लेप पर, यानी कि परत पर, इस परत पर जो है इस लेप को जो है सफ़ेद प्लास्टर का लेप लगाया जाता था। उसके बाद लेप लगाने के बाद क्या करते थे, फिर इस पर जो है चित्रण होता था, यानी कि रेखांकन होता था। लेप के बाद जो है रेखांकन होता था, ठीक। फिर रेखांकन होने के बाद अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग अपना मत है। जैसे लेडी हरिंगम जब वहाँ पर गई थी चित्रण कराने, मतलब प्रतिलिपियाँ बनवाने के लिए, तो उन्होंने जब उन चित्रों का अध्ययन किया था तो उनके अनुसार उन्होंने बोला कि सफ़ेद लेप पर, यानी कि सफ़ेद लेप पर लाल रंग से रेखांकन होता था। लाल रंग से रेखांकन होता था, ठीक है। कौन बोल रहा है? लेडी हरिंगम बोल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अब लाल रंग से रेखांकन होने के बाद फिर इसी में बाद में उसमें भूरा, नीला, पीला, हरा, जैसे कि इसी में ही जो है भूरा, पीला, हरा, नीला, अलग अलग तरह के जो है आवश्यकता अनुसार रंग भरे जाते थे। ये लेडी हरिंघम के अनुसार ही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर जब रंग भर दिए जाते थे तो लास्ट में जो है, जैसे कि उनको निश्चित सीमा रेखा के लिए या फिर कहीं कहीं छाया प्रकाश के लिए वो बाद में लाल व भूरा रंग से एक आउटलाइन देते थे, यानी काले रंग से या भूरा रंग से जो है आउटलाइन देते थे। ये पूरा रंग लगाने के बाद जो है लास्ट में, यानी कि आखिरी में क्या करते थे, काला व भूरा रंग से निश्चित सीमा रेखा खींचते थे। रेखा खींचते थे और कभी कभी जो है छाया प्रकाश के लिए भी रंग लगाया जाता था, डायमेंशन के लिए, ठीक है। इस तरह से कुछ ये लोग यूज करते थे अपने उसमें। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला है कि एक सफ़ेद लेप लगाया, मतलब कि पहले तो वो परत लगा ही है, 1.25 इंच या 1 इंच तक पूरा, चलो लिख दे रहे हैं, परत हुआ। इस परत पर जो है सफ़ेद लेप हुआ, ठीक। और इसी सफ़ेद लेप पर लाल रंग से रेखांकन हुआ, लाल रंग से रंगा है ये, रंग से रेखांकन हुआ। फिर इसी रेखांकन में लाल, पीला, हरा, नीला, भूरा रंग भरा गया, ठीक है। जब रंग भर दिया गया तो उसकी जो एक निश्चित सीमा होता है, जैसे होता नहीं, हम लोग जब पेंटिंग बनाते हैं तो लास्ट में कुछ जो है उसके आउटर को थोड़ा फिनिश करते हैं, लेकिन निश्चित सीमा जिसको बोलते हैं, उस निश्चित सीमा को, यानी कि लिख दे रहे हैं निश्चित सीमा। निश्चित सीमा को बनाने के लिए ये लोग किस रंग का प्रयोग करते थे, तो वो है काला व भूरा। ये सारी बात किसके अनुसार है? ये सारी बात है लेडी हरिंगम के अनुसार है भैया, हम नहीं बोल रहे हैं। ये मेरी अनुसार नहीं है, ये लेडी हरिंगम के अनुसार है। वही लेडी हरिंगम जो भारत आई थी 1909 से लेकर के 11 के बीच में, जिसके निर्देशन में असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, समरेंद्र नाथ गुप्त, इन लोगों ने उनकी प्रतिलिपियां बनाई थी। ये वही लेडी हरिंगम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रहे कुछ इनके टेक्निक्स, लेकिन अब बात करते हैं गुरु कि रंग आखिर कैसे कैसे बनते थे, कौन कौन से रंग यूज करते थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, सफ़ेद रंग यूज किए हैं, लाल रंग यूज किए हैं, पीला रंग यूज किए हैं, नीला रंग यूज किए हैं, हरा रंग यूज किए हैं, लेकिन आखिर रंगवा कैसे बनता था तो उसको भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए ना। तो ये रंग जो खास तौर पे खनिज रंग होते थे, ध्यान दीजिएगा, ये जो रंग होते थे ये खनिज रंग होते थे। ठीक, जैसे उस रंग में, खनिज रंग में कौन कौन सा, जैसे सफ़ेद हम उठाते हैं, ये सफ़ेद है। सफ़ेद किससे बनता था, ये सफ़ेद हमेशा जो है अपारदर्शी होता था, ध्यान दीजिए, जो भी है अपारदर्शी। हम बंगाल शैली में नहीं है कि नहीं तो पारदर्शी लगा दो, ठीक है, कोई वास्त टेक्निक नहीं है। अपारदर्शी रंग होता था और कौन किससे बनता था, चूना या खड़िया से बनता था, चूना या खड़िया होता था। ठीक, खनिज रंग है ना। उसके बाद अगला जो रंग होता था वो है लाल तथा भूरा, लाल तथा भूरा। ये जो है लोहे के खनिज रंग होता था, लोहे के खनिज रंग होता था। ठीक है, अगला है नीला रंग, नीला रंग। ये नीला रंग जो है ना एक बहुमूल्य खनिज पत्थर होता था, बहुमूल्य पत्थर होता था, लिख दे रहे हैं, बहुमूल्य पत्थर। ये बहुमूल्य पत्थर का क्या नाम था, लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली। और इसी लेपिस लाजुली को और किस नाम से जानते हैं, राजावर्त, राजावर्त। और एक नाम से जानते हैं लाजवर्द, लाजवर्द। ठीक है, जो कि फारस से मंगाया जाता था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये रंग कहाँ से मंगाए जाते थे, फारस से। ठीक है, एक रंग और बचा हुआ है, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। वो रंग है हरा रंग। हालांकि अभी पीला रंग भी बचा है। तो ये जो हरा रंग था, ये इसको टेरावट बोलते हैं। सवाल पूछता है गुरु कभी कभी कि टेरावट कौन सा रंग है, हरा रंग है, मटमैला कलर का होता है ये स्थानीय पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, स्थानीय पत्थर से ये जो है बनाया जाता था। एक है पीला रंग, ये जो है पीला रंग संख्या के भस्म से बनते थे। बहुत खतरनाक चीज होता है संख्या का भस्म, जहर होता है समझ लो एक हिसाब से। संख्या की भस्म से बनाया जाता था। ठीक है, ये मटमैला होता था, मतलब देखने में मटमैला, मटमैला। इसमें कोई भी रंग बहुत प्योर चटक नहीं है, ठीक है, वो नीला को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इनके कुछ खास बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं। 6वीं सदी से ही अजंता की दूसरी गुफा में लेपिस लाजुली का प्रयोग दिखाई देता है। इस बात को ध्यान दीजिए, जो अभी हम लोग रंग के बारे में पढ़ रहे थे, लेपिस लाजुली जिसका नाम है, ये लेपिस लाजुली, ब्रैकेट में है नीला रंग। पता है, ये लेपिस लाजुली आपका अजंता से पहले, यानी कि चाहे आप सिगरिया ले लो, चाहे आप जो है ये जोगी मारा, कोई भी ले लो, यानी कि 6वीं शताब्दी ले लो, 6वीं शताब्दी से पहले किसी भी गुफा में इस नीले रंग का यूज नहीं हुआ है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस नीले रंग का यूज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है अजंता की गुफाओं से ही हम देखते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कि दूसरी गुफा है वो, गुफा संख्या 2 से ही इस नीले रंग का प्रयोग
हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अजंता की चित्रकारी में जो सबसे अधिक रंग यूज होते थे ना, वो है लाल और पीला। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि जोगीमारा व सिगरिया की गुफाओं में नीले रंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है, यानी कि वो 6वीं सदी से पहले के हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग किस चरण में आए हुए हैं पता है? बहुत खास चरण है, यानी कि वो चरण है प्रमुख गुफाएं व उन गुफाओं में मिले हुए चित्र, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले बताया गया है कि जो चित्रण विषय थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि जन्म जन्मांतर की जीवन से कथाएं, यानी कि जातक कथाएं से संबंधित सारी गुफाएं में चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम थोड़ा सा सबसे प्राचीन गुफाओं से लेकर के नए गुफाओं तक मतलब शुरुआत करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं गुफा संख्या 9 से हम लोग शुरुआत करते हैं। गुफा संख्या 9, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पता है यह गुफा जो है चैत्य है, ठीक, और ये हीनयानी और प्लस महायानी दोनों है। क्यों है बता रहे हैं, हीनयानी भी है प्लस महायानी भी है। देखो ये तो पता ही है, चैत्य गुफा है, मतलब कि जो पूजा गृह होता है चैत्य होता है, और हीन वो विहार गुफा जो होता है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं, ठहरने की जगह होते हैं, वो विहार होता है। ये सब बहुत मूलभूत चीज़ें हैं, इनको जानने जरूरी हैं, आप लोग जानते भी हैं। हीनयानी महायानी के बारे में हम लोग बताने वाले थे, चर्चा करने वाले थे। देखो पहले ही बताया गया था कि जो गुफा संख्या 9 है ना, मुख्य रूप से तो हीनयानी है ही है, लेकिन वो महायानी भी है, इसलिए कि उसमें जो खंभे प्राप्त हुए हैं, मिले हुए हैं ना, जो खंभे बने हुए हैं, पिलर जिसको बोलते हैं, बाद में जब कोई डायनेस्टी आया, बाद के डायनेस्टियों में, यानी कि 5वीं 6वीं के ईस्वी के आसपास में, उन खंभों पर जो है भगवान बुद्ध के चित्र भी बनाया गया है। अब देखो जहां पर भगवान बुद्ध के मानव रूपी चित्र मिलने शुरू हो जाए ना, जहां पर अगर मिले हों तो समझ लो क्या है, वो महायानी है। और जहां पर उनके सिर्फ और सिर्फ प्रतीक की बात किया गया तो क्या है, वो हीनयानी है। इसलिए इस 9वीं गुफा में अंदर में तो कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि हीनयानी संबंधित हैं, लेकिन जो बाद में चित्र प्राप्त हुए हैं भगवान बुद्ध के, यानी कि उन पिलर्स पे, खंभे पर, उसके वजह से वो महायानी भी है। इसलिए कहा जाता है कि जो 9वीं गुफा है वो हीनयानी प्लस महायानी दोनों है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 23 खंभे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही लिख दे रहे हैं 23 खंभे हैं, ठीक है। और ये घोड़े की नाल की बनावट जैसी है, यानी कि इस तरह से है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो चैत्य ग्रह होते हैं वो इसी आकार में होते हैं, इसी आकार में, ठीक है। उनकी जो बनावट हो, जो जैसे कि वेश है इनके, इसी वेश पे जो है गुफा बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इनमें जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक तो है बहुत प्रमुख है जो स्तूप पूजा। हम ये चित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं चित्र, स्तूप पूजा है। फिर 2 नाग पुरुष है, 2 नाग पुरुष है। पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, ठीक है। फिर स्तंभों पर भगवान बुद्ध की आकृतियां हैं, स्तंभों पर बुद्ध की आकृतियां। क्यों? अभी मैंने बोला था ना, ये जो महायानी मैंने बोला था, क्यों बोला था? इसीलिए बोला था, जब भगवान बुद्ध की जहां आकृतियां आ जाए तो वहां महायानी है, इसलिए जो है 9वीं गुफा क्या है, हीनयानी और महायानी दोनों है। अब अगला पढ़ते हैं गुफा संख्या 10 के बारे में। अब देखते हैं कि आखिर 10 का हुलिया क्या है भाई, उसको कैसे पहचानते हैं।
देखिए गुफा संख्या 10 में अगर हम पढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 और 10 गुफा है ना, ये सातवाहन कालीन गुफाएं हैं, 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अभी। अब गुफा संख्या 10 की बात करते हैं। चलो लिख दे रहे हैं सातवाहन कालीन। ये सातवाहन काल में बना हुआ है। 9 को भी जो है सातवाहन काल में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी जो है चैत्य है, ठीक है, और ये भी हीनयानी और महायानी दोनों है, प्लस महायान, ठीक है। इसमें जो प्रमुख चित्र मिले हुए हैं, ये लिख दे रहे हैं प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र में जैसे कि छादंत जातक, जुलूस है, ठीक है, श्याम जातक, ये प्रमुख चित्र हैं। अब जो है थोड़ा एक फेमस नाम आया है, अगला जो गुफा का नाम है वो है गुफा संख्या 16। ये जो गुफा है ना, ये वाकाटक काल का है। वाकाटक, ये गुफा जो है वाकाटक काल की है, ठीक। ये गुफा विहार गुफा है, चैत्य नहीं है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो चित्र प्राप्त हुए, यानी कि इसका समय लिख सकते हैं आप कि 475 से 500 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। 475 से 500 ईस्वी यानी कि एडी के आसपास बनाया गया है। इसमें जो प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्र, इसमें है ढेर सारे चित्र मिले, जैसे एक बुद्ध उपदेश है, ठीक, मरणासन राजकुमारी है, उसके बाद जो है नंद कुमार का वैराग्य है, वैराग्य। उसके बाद अजात शत्रु या बुद्ध की भेंट है, ठीक है, बुद्ध की भेंट लिख दे रहे हैं, बुद्ध की भेंट। एक है बुद्ध की पाठशाला, ये बा है भाई, बुद्ध की पाठशाला। एक है बुद्ध जन्म, माया देवी का स्वप्न है, ठीक, और सुजाता का खीर है, सुजाता का खीर है। हस्ती जातक भी है इसमें, हस्ती जातक, ठीक है। देखिए कभी कभी जो है मात्रा में भूल से गलती होती है, तो उसको अपने तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने तरीके से सही कर लीजिएगा। मात्राएं तो जो है टाइपिंग में हमेशा सबसे गलती होती रहती हैं। तो अगला जो, ये तो है 16 नंबर के कुछ चित्र, ठीक है। अब हम अगला जो गुफा संख्या की बात करते हैं वो है गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में, यानी कि ये भी विहार गुफा है, वाकाटक के समय की, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ जातक कथाएं ज्यादा चित्रित हुई हैं, सर्वाधिक किसके चित्र प्राप्त हुए हैं, जातक कथाएं। और अब देखिए जातक कथाओं में कौन कौन से चित्र हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे चित्र में यहाँ हम लिख दे रहे हैं चित्र,
इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो एक है हस्ती जातक, वेशांतर जातक, महाहंस जातक, राहुल समर्पण है, राहुल समर्पण, ठीक है। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, गंधर्व अप्सराएं, महाकपि जातक, ठीक। मृग जातक भी इसी में है, छदंत जातक है इसी में, ढेर सारे जातक कथाएं हैं। शिवी जातक है, ठीक है। और भी आगे ढेर सारे चित्र हैं, तो यहाँ हम आदि कर दे रहे हैं। आप लोग जो है और भी चित्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ये जितने भी चित्र हम बता रहे हैं जो कि पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित ये चित्र हैं। अगला है गुफा संख्या 2। इनके बारे में थोड़ा चर्चा करना जरूरी है। ये महायान संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और इसका जो समय है 500 से लेकर के 550 तक समय है। कोई कोई 7वीं सदी भी मानता है, तो वो भी सही है। तो इसमें जो प्रमुख चित्र है ना, देखिए, माया देवी का स्वप्न है, माया देवी का स्वप्न, महाहंस जातक है, बुद्ध जन्म है, ठीक है। श्रावस्ती का सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है। थोड़ा लंबा है, लिख दे रहे हैं हालांकि। श्रावस्ती, श्रावस्ती का सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, ठीक है। एक और फेमस चित्र है जिसका नाम है दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, ठीक है। ये कुछ खास चित्र हैं। अगला जो गुफा आता है वो है आपका गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इसका समय है 500 से लेकर के 628 AD। ये भी महायान संप्रदाय से संबंधित है। विहार गुफा है ये, ठीक। और कुछ जो चित्र प्राप्त हुए हैं वाकाटक के समय है, वाकाटक के समय के हैं। और कुछ चित्र जो है चालुक्यों के समय के हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इस समय जो है, यानी कि इस गुफा में इस समय यानी कि 7वीं सदी तक बुद्ध को राजसिक रूप में चित्रण किया जाने लगा है। यानी कि लिख दे रहे हैं बुद्ध को राजसी के रूप में
चित्रण किए जाने लगा। ठीक है, चित्रण किया जाने लगा। और जातक कथाओं के स्थान पर पता है क्या चित्रण होने लगा? सम्राटों के जीवन से संबंधित चित्र बनने लगे। जातक कथाओं के स्थान पर सम्राटों के जीवन से संबंधित इट्टा है के जीवन से संबंधित चित्र बनने लगे। देखो कितना बदलाव हुआ है। आप देखेंगे ना 9 से लेकर के पूरा 1-2 तक कितना क्रमवार में जो है उनके चित्रों में बदलाव हुआ है, हम क्या बताएं। इसी से जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है इन चित्रों को पढ़ने के लिए। अब इसमें प्रमुख जो चित्र बने हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रमुख चित्र जैसे वज्रपाणी या बोधिसत्व पद्मपाणी। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणी बहुत फेमस चित्र है भाई, ये पूछा जाता है। सीवी जातक, मार विजय भी इसमें है। मार विजय, नागराज शंखपाल भी इसी में है। नागराज शंखपाल। और इसी में है ईरानी राजदूत। ठीक है, श्रावस्ती का चमत्कार भी इसी में है। चमत्कार। महाजनक का वैराग्य, अगला है महाजनक का वैराग्य। फिर अगला है 2 बैलों की लड़ाई। चींटियों के पहाड़ पर सांप का चढ़ना, तपस्या। चींटियों के पहाड़ पर सांप का तपस्या। देखो बैटरी भी लो हो रही है हमारी लैपटॉप की, थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा, थोड़ा कनेक्ट कर लें, नहीं तो तुरंत ही ये ऑफ हो जाएगा तो समस्या हो जाएगा, फिर हमारा मेहनत जो है खराब हो जाएगा। तो बस वेट 1 मिनट। जस्ट अ सेकेंड। चलिए लग गया। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग कहाँ थे? 1 मिनट। हाँ, ये चींटियाँ हैं, चींटियों के पहाड़ पर सांप का तपस्या है भाई। थोड़ा सा ये चींटियों है, थोड़ा फिर से लिख दे रहे हैं हम, चींटियों। ठीक है, उसके बाद जो है एक और अच्छा खासा चित्र है जिसका नाम है नंद तथा सुंदरी की कथा। नंद तथा सुंदरी की कथा। फिर एक और है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। तेश्वर बोधिसत्व। ये कुछ प्रमुख चित्र हैं इनमें के। ठीक है, तो ये रहे आपके अजंता की गुफा और उनमें बने चित्र। ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि गुफा संख्या 1 में जो भगवान बुद्ध के मानव रूपी स्वरूप थे वो राजाओं जैसे बनने लगे,
है ना, राजसी जैसे उनके मतलब पूरा चित्रण होने लगे। तो राजसी जैसे चित्र आप देख सकते हैं, जैसे कि पद्मपाणि बोधिसत्व है, उनमें भगवान बुद्ध को ताज वाज पहनाया गया है, मुकुट एकदम बढ़िया सा राजा जैसा पूरा हुलिया बनाया गया है ना। फिर ईरानी राजदूत है, यानी कि सम्राटों के भी कुछ उसमें चित्रण हुए हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जातक कथाओं से के अलावा भी, जैसे उस समय जो समसामयिक घटनाएं घटती थी, उस समय शायद जो है ईरानी राजदूत आया रहा होगा, है ना, तो उसका भी चित्रण हुआ है, यानी कि उसके समय में, समसामयिक इसलिए बोला गया है। तो इस तरह से कुछ अजंता गुफा के चित्र हैं, और उनके बारे में हमें लगता है कि देखिए अभी तक हम लोग जो इतना जाने हैं, मुख्य यही है, सवाल यहीं से बनते हैं। हाँ, एक नया ट्रेंड ज़रूर शुरू हुआ है कि उनके चित्रों के माध्यम से सवाल दिए जाते हैं, उनके इमेज दे दिए जाते हैं, विजुअल यानी कि विजुअल दे दिए जाते हैं, और उनसे संबंधित जो है सवाल पूछ लेता है कि इस चित्र में जो है बाएं तरफ कौन है, ये कौन है, या फिर ये किसका स्वरूप है, इस चित्र का टाइटल क्या है। तो इससे संबंधित भी हम लोग एक क्लास किया जाएगा। हालांकि हम पहले से भी बोले हैं कि अभी फ़िलहाल सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर उनके डिटेल में भी जाया जाएगा। फ़िलहाल सिलेबस कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।